जब से रोमी की शादी हुई थी वो एक अजीब व गरीब खौफ का शिकार थी। जब तक उसका शौहर इमरान उसके साथ था उसे अपने कमरे में इतना खौफ नहीं आता था जितना अब उसे आने लगा था। इमरान जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी ने उसे 2 साल के लिए बैरून मुल्क भेज दिया था। वो भी बहुत खुश था। इस तरह इमरान को ज़्यादा रकम कमाने का मौका हाथ आ गया था। 2 साल का मुआहदा पूरा हो जाने पर उसे वापस अपने मुल्क आ जाना था और 2 साल में वो इतनी ज़्यादा दौलत कमाने में कामयाब हो जाता कि अपना ज़ाती घर ख़रीद ले। इमरान के वालिद शरफुद्दीन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपना ज़ाती मकान ख़रीद कर उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारें, मगर सारी ज़िंदगी उनकी किराए के मकान में ही गुजर गई। ज़िंदगी में उन्होंने एक ये अच्छा काम किया था कि अपने बेटे इमरान को पढ़ा लिखा दिया था। उसकी आला तालीम के सबब ही प्राइवेट कंपनी में उसे अच्छे ओहदे में नौकरी मिल गई थी। शरफुद्दीन अच्छी तालीम ना होने के सबब सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करते रहे। एक मजदूर आदमी घर का चूल्हा जला ले वही बड़ी बात है। ऐसे में वो ज़ाती मकान कैसे ख़रीद सकता था? जिस मकान में वो रह रहे थे ये मकान उनकी ज़िंदगी का आखिरी मकान था जो उन्होंने बदला था। इमरान की शादी के 6 माह बाद ही ज़िंदगी ने शरफू को मोहलत ही ना दी थी कि उसका इंतकाल हो गया था। जिस मकान में रोमी रहती थी वो 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में उसकी सास रहमत बीबी सोती थी जबकि दूसरे कमरे में रोमी खुद सोती थी। वह जब रात को कमरे में सोती उसे महसूस होता कि जैसे कमरे में कोई और भी है। आज भी वो थकी हारी बिस्तर पर लेटी तो फ़ौरन ही नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक इंतहाई बदसूरत आदमी घोड़े पर सवार है और रोमी उसे देखकर भाग रही है। वो अपनी तेज़धार तलवार से उसे हलाक कर देना चाहता है। घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ रहा था लेकिन फिर भी रोमी के करीब नहीं पहुंच पा रहा था। अचानक रोमी को ठोकर लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। घोड़े पर बैठे हुए शख्स ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और तलवार समेत घोड़े से कूद पड़ा। रोमी उसे अपनी जानेब बढ़ता देखकर चीख पड़ी। उसे रोमी की चीख की क्या परवाह थी। उसने एक भरपूर वार से उसकी गर्दन जिस्म से जुदा कर दी और उसने बालों से रोमी की तन से जुदा सर को फिजा में बुलंद किया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। उस वक़्त उसका चेहरा इंतहाई मकरू नज़र आ रहा था। एक झटके से रोमी की आंख खुल गई। उसका पूरा बदन पसीने में नहा रहा था। अभी वो चारपाई से उठने का सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके बदन पर कोई भारी भरकम शय रेंग रही हो। उसके वज़न से रोमी का सांस घुटने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से चीख निकली। रोमी के मुंह से चीख के निकलना था कि वो शय उसके बदन पर से अपना वज़न कम करती चली गई। रोमी ने जैसे ही महसूस किया कि उसके बदन से वज़न कम हो गया है तो वो फ़ौरन बिस्तर से उठी और अपनी सास रहमत बीबी के कमरे की तरफ लपकी। उसकी बेतरतीब सांसों और घबराहट को देखकर सांस भी घबरा गई। क्या बात है बहू, खैरियत है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो अम्मी वहाँ है, वो कोई है? हाँ बोलो, क्या बात है? वो क्या है? लेकिन पहले ठहरो, तुम ये पानी पी लो कि तुम्हारी घबराहट दूर हो। रहमत बीबी ने एक गिलास रोमी की तरफ बढ़ाया। रोमी ने जैसे तैसे करके पानी का गिलास पी लिया। चंद लम्हों में वो इस काबिल हो गई कि ठहर ठहर कर अपनी बात बयान कर सके। जब उसने अपने साथ होने वाले वाक़े का जिक्र रहमत बीबी को बताया तो वो मुस्कुरा दी। बस इतनी सी बात ख्वाब देखकर इतना खौफजदा हो गई। अरे भाई, ऐसे ख्वाब कभी कभार आ जाते हैं, इसमें इतना घबराने की कौन सी बात है? जब मैं नींद से बेदार हुई तो मुझे महसूस हुआ कि कोई भारी शय मेरे जिस्म पर चल रही है। मेरे चीखने पर वो शय मेरे जिस्म छोड़ कर चली गई। रोमी ने बताया, ये तुम्हारा वहम है। ऐसा किस तरह हो सकता है कि कोई भारी शय तुम्हारे जिस्म पर चले और तुम्हें कुछ ना हो? रहमत बीबी ने कहा, मेरी बात को झूठ ना समझें, यह हकीकत है। रोमी रूहान सी होते हुए बोली, अच्छा तुम क्या चाह रही हो वो बता दो। मैं इस कमरे में अब नहीं सोऊंगी। रोमी ने फैसला सुना दिया। बस इतनी सी बात? ठीक है, तुम मत सोना। हाँ, बस यही बात है। ठीक है, कल मैं तुम्हारा खौफ दूर करने के लिए अकेले इस कमरे में सोऊंगी। ऐसा नहीं करें, कहीं वो शय आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। रहमत बीबी ने रोमी को मुतमईन करने की कोशिश की। दूसरी रात आने पर रोमी के बार बार मना करने पर भी रहमत बीबी उस कमरे में सो गईं।
वो रोमी को मुतमईन करने को कमरे में बज़ाहिर सो रही थीं, लेकिन वो जाग रही थीं। अंदर से वो भी खौफज़दा थीं कि कहीं वाकई इस कमरे में आसेब ना हो, क्योंकि आसेब भी मुख्तलिफ शक्ल में आकर इंसान को तंग करते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, उनकी आंखों से नींद दूर थी। बार बार करवटें बदल बदल कर नींद को लाने की कोशिश में नाकाम हो रही थी। फिर न जाने कब उन्हें नींद आ गई। एक खौफनाक शक्ल का काला बिल्ला तेज़ी से उसकी जानिब आया। उसे देखकर रहमत बीबी की गिग्गी सी बंध गई। बेख्तियार उनका दिल चाहा कि वो बिस्तर से उठकर भाग जाएं, मगर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। वो काला बिल्ला छलांग लगाकर उनकी पीठ पर सवार हो गया। वो बहुत वज़नी था। उन्हें अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। आंखें बाहर को उबलने लगीं। काला बिल्ला अपने पिछले दोनों पाँव पर खड़ा हो गया। आगे के दोनों पाँव के पंजे उसने रहमत बीबी के सामने लहराए। उन पंजों में तेज़ धार नाखन चमक रहे थे। वो हैरत से उन नाखनों को देखने लगी। काला बिल्ला तेज़ी से हरकत में आया और उसने वो नाखून रहमत बीवी के पेट में दाखिल करके पेट फाड़ डाला। पेट फटने की देर थी कि उसमें से सुर्ख खून तेज़ी से बहने लगा। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। क्या हुआ अम्मी? रोमी ने कमरे से बाहर आते हुए पूछा। अरे कमबख्त बिल्ले ने मेरा पेट फाड़ दिया है, लेकिन पेट तो ठीक लग रहा है। अरे वाकई मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, मगर कमरे में मुझे ऐसा लगा था कि उस मनहूस काले बिल्ले ने पेट फाड़ दिया है और सुर्ख खून भी तेज़ी से बह रहा है। मैंने कहा था ना इस कमरे में कुछ है, रोमी ने कहा। हाँ बेटी, तुमने ठीक ही कहा था। तुम्हारा कमरा आसेबी है। इमरान भी मुल्क से बाहर चला गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कहीं हमें ये आसेब नुकसान ना पहुंचा दे, रोमी ने कहा। हाँ, तंग करना तो शुरू कर दिया है, किसी दिन नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें आसेब से बचने के लिए कुछ ना करना पड़ेगा। रहमत बीबी किसी गहरी सोच में डूब गई थी। जैसे उन्हें कुछ याद आ गया और फिर वो बोली, आओ बेटी, तुम्हारे कमरे में चलकर कुछ सोचते हैं। रहमत बीबी ने आगे बढ़ते हुए कहा। अम्मी क्या बात है? मुझे आप ज़्यादा घबराई हुई लग रही है। हाँ ऐसी बात है, मुझे कुछ याद आ गया है। क्या याद आ गया है? रोमी ने पूछा। आज से 15 बरस पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ हमारे पड़ोसियों में भी ऐसे ही वाक़यात रोनुमा होने लगे थे। कैसे वाक़यात? इस तरह के जैसे अब हमारे साथ हो रहे हैं। उस घर के लोगों को डराया जाने लगा था। जब उन्होंने उसका नोटिस नहीं लिया तो फिर एक दिन उस घर में जो आसेब था वो उनके नौजवान लड़की के जिस्म में दाखिल हो गया और उसने घर में तोड़ फोड़ करना अपना मामूल बना लिया था। कभी वो लड़की घर के लड़कों को मारती, कभी उन्हें दबोच कर उनकी पीठ पर सवार हो जाती थी। ऐसा करते हुए वो इतनी ताकतवर हो जाती थी कि किसी के काबू में नहीं आती थी। कई कई लोग मिलकर उस लड़की को काबू करते थे, उसे रस्सियों में जकड़ देते थे, तब कहीं जाकर काबू में आती थी। फिर क्या हुआ? फिर उन लोगों ने किसी मौलवी से लड़की का इलाज कराया। लड़की का इलाज हो जाने पर वो घर खाली करके चले गए। जब लड़की का इलाज हो गया था फिर वो घर छोड़कर क्यों चले गए? रोमी ने हैरत से पूछा। इसलिए कि मौलवी साहब ने उन्हें बता दिया था कि जिस लड़की का उन्होंने इलाज ज़रूर कर दिया है, मगर इस घर में जो मखलूक रहती है वो फिर किसी और के जिस्म में दाखिल होकर उस लड़की से ज़्यादा तुम्हें परेशान करेगी। इसलिए उन लोगों का घर खाली कर देना ही उनके हक़ में बेहतर है। और आज तक वो घर इंसानों से आबाद नहीं हो सका, अभी तक खाली है। तो क्या हमें भी ये घर खाली करना पड़ेगा? रोमी सोच में पड़ गई। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ सोचने दो। ये कहते हुए वो खामोश हो गई थी। सुबह नाश्ते से फारिग होकर वो रोमी के पास आई। रोमी बेटे, मैं इमरान के मामू के पास जा रही हूँ। अम्मी मुझे अकेले में डर लगेगा, रोमी ने कहा। तुम डरो नहीं, अगर डर महसूस हो तो बराबर वाले घर से लतीफ़ा नाम आपा को बुला लेना, वो बोली। रोमी अच्छा कहकर खामोश हो गई। रहमत बीवी के जाने के बाद रोमी दोपहर के खाने में तैयारी में ऐसा मसरूफ़ हुई कि उसे डर और खौफ का एहसास ही नहीं हुआ। वो उस वक़्त चौंकी जब सास घर में दाखिल हुई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। हाँ भाई, मेरे जाने पर कुछ हुआ तो नहीं? अम्मी जान, मुझे पता ही नहीं चला। दिन में वैसे भी डर कहाँ लगता है।
रात की तारीकी में खौफ महसूस होता है। क्या मामू से मुलाकात हुई? हाँ भाई, मुलाकात हो गई, और मुलाकात कैसे ना होती। सारा दिन वो घर भी बनाए हुए आस्थाने में आने वाले लोगों के बच्चों पर झाड़ फूंक करते रहते हैं। यही उनकी मसरूफियत और यही उनका रोज़गार है, बीबी रहमत ने बताया। मामू ने क्या बताया? उन्होंने यही कहा है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद किसी दिन घर पर आएंगे और देखेंगे कि आसेब हमें क्यों तंग कर रहे हैं। ये 4 तावीज़ जलाने के लिए दिए हैं। रोज़ाना एक तावीज़ जलाना होगा, रहमत बीबी ने बताया। मामू से कहें जल्द आ जाएं, खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए, रोमी ने कहा। तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। मामू बहुत पहुंचे हुए आमिल हैं, उनके आगे बड़े से बड़े जिन भी नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाता है, रहमत बीबी ने बताया। क्या वाकई? रोमी चौंकी। हाँ हाँ भाई, मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। फिर ठीक है, रोमी मुतमईन होते हुए बोली। असर के फ़ौरन बाद रहमत बीबी ने मामू का दिया हुआ एक तावीज़ छेन में जला दिया और उसकी राख को नाली में बहा दिया। वो मुतमईन थी कि अब कुछ नहीं होगा, वो मखलूक उन्हें परेशान नहीं करेगी। जब रात वो सोने को बिस्तर पर लेटी, घर में सन्नाटा था, वो पुरसकून नींद सो गईं। अचानक रात का वो न जाने कौन सा पैर था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि घर में जैसे भूचाल सा आ गया है। रोमी के कमरे से बर्तन फेंकने की आवाज़ें आने लगी थीं। रात की तारीकी में वो आवाज़ें बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही थीं। बर्तनों की ज़मीन पर गिरने और टूटने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। खौफ के मारे वो दोनों लर्ज़ कर रह गई थीं। खौफ व दहशत से उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर महल्ले वालों को घर में बुलाना चाह रही थीं, मगर उनकी ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। पूरी रात ऐसे ही डरते हुए गुजरी। रोमी के कमरे में इतने बर्तन नहीं थे जितने बर्तन रात भर गिरते और टूटते रहे। फजर की अज़ानें होने पर यह सिलसिला बंद हुआ और उन दोनों ने सुकून का सांस लिया। रात भर जागते रहने से उनकी आंखें बोझल थीं। चंद लम्हे को सुकून मैसर आने पर वो बिस्तर पर ऐसे सोई कि दिन चढ़े ही उनकी आंखें खुली और दोपहर के 2 बज रहे थे। रोमी ने बाथरूम जाते हुए अपने कमरे में एक नज़र डाली। उसे हैरत का एक झटका लगा। रात भर बर्तन गिरते और टूटते रहने की आवाज़ें उन दोनों सास बहू ने सुनी थी, मगर कमरे में एक बर्तन ज़मीन पर टूटा दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल इसी तरह साफ सुथरा दिखाई दे रहा था जैसे रात में इस कमरे में कुछ हुआ ही नहीं है। रोमी की सास को बताने पर उन्होंने भी कमरे में एक नज़र डाली और उसे रोमी की बात सच साबित हुई। हैरत की बात है, रात को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने बर्तन टूट रहे हैं, मगर कमरे में एक बर्तन भी नहीं टूटा। रहमत बीबी ने कहा, अम्मी ये बड़े ही ख़तरनाक किस्म के आसेब हैं जो हमें इस तरह तंग कर रहे हैं। रोमी ने कहा, बेटी तुम फिक्र मत करो, इमरान के मामू भी कोई कम नहीं, वो भी पहुंचे हुए हैं। अगर इस आसेब को भगाना आसान ना होता तो वो पहले ही बता देते, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। असर के वक़्त दूसरा तावीज़ भी जला दिया गया। रात होने पर वो दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो गईं। आधी रात गुजर जाने पर शोर से उनकी आंखें खुल गईं। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे छत पर कोई शादी की तकरीब हो और लोग खुशियां मनाते हुए रक्स व महफिल की तकरीब सजाए हुए हों। और फिर कुछ देर गुजर जाने पर ऐसा लगा कि बैक वक्त बहुत सारे लोगों ने छत पर उछल कूद करना शुरू कर दिया हो। वो दोनों सहमी हुई बिस्तर पर लेटी रहीं। जैसे ही फजर की अजानों का आवाज़ें आईं, छत पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई मौजूद ही ना हो। उनकी आंखें नींद से बोझल थीं, इसलिए सुकून होने पर उन्हें नींद आ गई और सुबह होने पर ही वो बेदार हुईं। नाश्ते से फारिग होकर रोमी छत पर डरते डरते आ गई। वो देखना चाहती थी कि रात को छत पर शादी की तकरीब मुनक्किद थी, ज़रूर छत पर फूल वगैरह पड़े होंगे, मगर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। छत बिल्कुल साफ पड़ी थी। शाम में तीसरा तावीज़ भी जला दिया गया। हस्बे मामूल और रात में आसेब ने उन्हें डराने के लिए ज़ोर ज़ोर से कभी खिड़की कभी दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। दरवाजे और खिड़की को इतनी ज़ोर से बजाया जा रहा था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी टूटकर गिर पड़ेंगे। खासी देर दरवाज़ा और खिड़की बजने के बाद खुद ही बजना बंद हो गई थी।
रोज़ाना की तरह आज उन्हें आसेब से डर कम महसूस हो रहा था। सुबह बेदार होने पर वो दोनों मामूल के काम में मशगूल हो गई थी। शाम हुई और चौथा तावीज़ भी जला दिया गया। रात हुई और आसेब की मौजूदगी ज़ाहिर हो गई। वो इंतहाई बदसूरत शख्स था जो बंद दरवाजे के अंदर से कमरे में दाखिल हो गया था। वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। ऐसे हमें क्या देख रहा है, चल यहाँ से दफ़ा हो जा, रहमत बीवी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। उसने जवाब में कहा, मगर वो ऐसी ज़बान में था जो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। वो बोलता रहा और रहमत बीबी वहाँ से उसे चले जाने को कहती रही। वो भी ढीठ बना खड़ा रहा। जब रहमत बीवी ने इमरान के मामू की धमकी दी कि वो आकर उनसे खूब निपटेगा, तो वो खामोशी से चला गया। उसे जाता देखकर सास और बहू दोनों खुश हो गईं। उन्हें इमरान के मामू की ताकत का अंदाज़ा हो गया था। आसेब पर मामू की धमकी काम कर गई थी। वो उन्हें मज़ीद खौफज़दा करने की बजाय खामोशी से चला गया। वो उसके जाने पर सुकून से सो गईं। शाम होने पर दरवाजे पर दस्तक हुई। रोमी ने लपक कर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर इमरान के मामू खड़े थे। उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। मामू अंदर चले आए। दोनों ने 4 दिन की तफसील पूछी। उन पर जो गुजरी थी वो सब उन्होंने बयान कर दी। मेरा शक दुरुस्त था, वो बोले। कैसा शक? वो दोनों चौंकी। यही कि वो आसेब तुम्हें महज खौफजदा करके भगाना चाहता है। वो तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मामू ने कहा। क्या ऐसा भी होता है? रोमी ने पूछा। हाँ बेटी, ये हकीकत है। जिन्नात के वजूद को हम जुटला नहीं सकते। जिन्नात की 2 किस्में हैं। एक किस्म शरीफ है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि दूसरी किस्म जो शरीर होती है वो वीरान घरों और दरख्तों पर बसेरा करते हैं। वो इंसानों की कमज़ोरी से वाकिफ़ होते हैं, इसलिए उन्हें खौफज़दा करने को डराते हैं। इंसानों को डराने के लिए ये मुख्तलिफ़ रूप इख्तियार करने में महारत रखते हैं। इनसे बचने का आसान तरीका ये ही होता है कि इनसे डरा ना जाए। तुमने देखा, जब आसेब से नहीं डरी तो वो मेरी सिर्फ धमकी देने पर फ़ौरन ही वहाँ से दफ़ा हो गया। ये बात मैं उस वक़्त भी तुम्हें बता सकता था, लेकिन तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आता और तुम किसी और ठग के पास चली जाती और अपनी जमा पूंजी लुटा बैठती। मैंने तुम्हें 4 तावीज़ इसलिए दिए थे। मेरे दिए तावीज़ जलाने पर से तुम में एतमाद पैदा हुआ और तुमने आसेब से डरना छोड़ दिया और धमकी भी दे दी। बस मैं यही चाहता था कि तुम आसेब से डरना छोड़ दो और वो तुम्हें डराना छोड़ देगा। मामू ने कहा, हाँ मामू, वाकई हम तावीज़ जलाने से पहले आसेब से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे और इस घर को छोड़ने का प्रोग्राम बना रहे थे। अब हमें एतमाद आ गया है और जब उसके डराने पर हम खौफज़दा नहीं होंगे तो वो भी डराना छोड़ देगा, रोमी ने खुश होते हुए कहा। रोमी की बात सुनकर सास भी मुस्कुरा दी। मामू भी खुश थे कि वो दोनों जान चुकी हैं कि आसेब पर काबू पाने के लिए डर और खौफ पर काबू पाना होगा। 2 हफ्ते उनके इम्तिहान के थे। आसेब ने हिम्मत नहीं हारी थी। कई बार दोनों सास बहू को डराने की नाकाम कोशिश की और फिर खुद ही हार गया और उन्हें डराना और खौफज़दा करना छोड़ दिया। वो भी खुश थी कि उनकी ज़रा हिम्मत दिखाने से आसेब को शिकस्त हो गई है। इमरान के वतन वापस लौट आने तक वो खूब मज़े से इस घर में रहीं। महल्ले वाले भी उन पर हैरत करते थे कि दोनों औरतें होकर भी इस आसेब ज़दा घर में रह रही हैं, लेकिन ये राज वो दोनों ही जानती थीं कि आसेब को किस तरह उन्होंने शिकस्त दी है। इमरान बैरूनी मुल्क रहकर इतना कमा कर लौटा था कि उसने पहली फुर्सत में ही रहने के लिए एक अच्छा सा बंगला ख़रीद लिया था। इस घर से रुखसत होते वक्त सास ने पड़ोसियों को वो राज बता ही दिया था कि इस घर में जब भी कोई रहने के लिए आए वो आसेब से डर से भागने की बजाय उसे शिकस्त देकर शान से घर में रह सकता है।